हेलो दोस्तों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आरओ पीसीएस लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एनएफएचएस 5 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, एनएफएचएस का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस। तो ये जो 5वें नंबर का रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी है हमारी? तो आंसर लगाएं क्या? 35.2 है। अब एक बात याद रखेंगे, एनएफएचएस जो है इसकी शुरुआत सबसे पहली बार 1992-93 में की गई थी। फिर दूसरा एनएफएचएस 1998-99 में आया। फिर तीसरा एनएफएचएस 2005-6 में आया। और एनएफएचएस 4 2015-16 में आया। और एनएफएचएस 5 2019-20 में आया था। और इसके अनुसार एनएफएचएस 5 में पूछेगा क्या शामिल नहीं है, तो इसमें जो है उच्च रक्तचाप को शामिल किया गया है ना, हाई ब्लड प्रेशर को शामिल किया गया है, मधुमेह बीमारी को शामिल किया गया है, मृत्यु के पंजीकरण को इसमें जो है शामिल किया गया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें एचआईवी शामिल नहीं है। एचआईवी एड्स को जो है एनएफएचएस 5 के अंतर्गत शामिल जो है नहीं किया गया है। और इसके अनुसार एनएफएचएस 5 के अनुसार जो है टीएफआर कितनी है, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर कितनी है? तो 2.2 से घटकर अब 2 बची है, केवल 2.0 बची है। कुल प्रजनन दर क्या होती है? एक महिला जो है ना, 15 से 49 साल तक बच्चे पैदा कर सकती है। इसी क्षमता को टीएफआर कहा जाता है हमारा। और एक सवाल याद रखेंगे, एनएफएचएस 5 के अनुसार भारत में कितने परसेंट महिलाओं के पास बैंक या बचत खाता है जिसका उपयोग वे स्वयं करती हैं? तो 78.6% महिलाओं के पास बैंक खाता या बचत खाता है जिसका उपयोग वो स्वयं करती हैं। ये एनएफएचएस 5 का डेटा बताता है। इसके अलावा एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट के अनुसार नवजात मृत्यु दर कितनी है? तो नवजात मृत्यु दर हमारी 24.9% है। नवजात मृत्यु दर कितनी है? 24.9% है। इसके अलावा मातृ मृत्यु दर क्या होती है? मातृ मृत्यु दर कितनी है? एनएफएचएस 5 के अनुसार लगभग 97 है। ये होता क्या है मातृ मृत्यु दर? एक निश्चित अवधि के दौरान 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की मृत्यु हुई है? 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी माताओं की मृत्यु हुई है, उसी को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। मातृ मृत्यु दर को कैसे निकालते हैं? ऊपर लिखेंगे मातृ मृत्यु दर बटे जीवित जन्मों की संख्या और गुणे 1 लाख, तो आपको मातृ मृत्यु दर जो है मिल जाती है। ठीक है ना। एक बात और याद रखेंगे, तो ये रिपोर्ट भी हो गई। तो ये था इसके बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स योजना, इस योजना के तहत जो है वाराणसी में वरुणा नदी को पुनः स्थापित करने की बात की गई है। और ये योजना, ये समझौता भारत और डेनमार्क के बीच में है। भारत और डेनमार्क के सहयोग से स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स योजना, जिसके तहत वाराणसी में वरुणा नदी को पुनर्स्थापित करने के लिए, ठीक है ना, ये योजना को प्लान किया गया है। दूसरा है, तो पहला वाला तो ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब पड़ा? तो ध्यान देना है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा पड़ा था 23 अगस्त 1954 को। तो दूसरा वाला भी ठीक है। भारत का पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, इसका संबंध है कपड़ा उत्पादन से। तो टोटल 7 पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की बात की गई थी मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इन 7 पार्कों में से पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया विरुधनगर, तमिलनाडु में। अब एक सवाल ये भी पूछ सकता है, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क के तहत 7 पार्क कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो एक तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, एक तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, एक कर्नाटका में स्थापित किया जाएगा, एक महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा, एक गुजरात में, और एक एमपी में, और एक उत्तर प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा हमारा। फिर तो सी वाला भी बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का प्रयोग करने वाली पहली निजी बैंक वो एचडीएफसी बैंक नहीं है, वो हमारी कौन सी आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है ना। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी से होकर बहने वाली नदी। इसमें भी आपको क्या देखना है, सही सुमेलन नहीं है। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, पहली बात तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और इससे होकर पुष्पवती नदी बहती है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर के पुष्पवती नदी बहती है हमारा, ठीक है ना, उत्तराखंड में आपका स्थित है। और एक बात याद रखेंगे, 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा दिया गया था हमारा। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की खोज किसने की थी, फ्रैंक स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ द्वारा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है पहली बार जो है खोजा गया था। और फूलों की जो घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, वर्तमान में हमारा ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है इसको 1982 के आसपास हमारा, ठीक है ना। तो पहला तो ठीक है। धमकेश्वर शिव मंदिर, ये उत्तराखंड में ना होकर के श्रीनगर में स्थित है। धमकेश्वर शिव मंदिर कहां पर है, ये आपका श्रीनगर में स्थित है। तो बी वाला ही इनकरेक्ट हो गया। पाकिस्तान में पड़ता है पोटवार पठार। पहली बात तो यही, पोटवार पठार कहां पर है, या पोटवार बेसिन कहां पर है, पाकिस्तान में है। दूसरा, ये पोटवार जो पठार है, जो पोटवार बेसिन है, ये सिंधु और गंगा के बीच जल विभाजन का काम करता है। बिनसर वन्यजीव विहार, ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। बिनसर वन्यजीव विहार भी कहां पर है, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायुमंडल में उपस्थित, है ना, ये कुछ गैसें दी गई हैं, इनको आपको आरोही क्रम में लगाना है, मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है। तो अगर बढ़ते क्रम की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाई जाती कौन सी, नाइट्रोजन गैस, लगभग 78.33% पाई जाती है। और फिर इसके पश्चात आ जाती है ऑक्सीजन गैस, लगभग 20.99% या लगभग 21% पाई जाती है। फिर नंबर 3 पर आ जाती है ऑर्गन गैस, लगभग 0.93% पाई जाती है ये। और इसके पश्चात आ जाती है CO2, इसके पश्चात आती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, 0.033% के आसपास पाई जाती है। फिर नियान आ जाती है, फिर हीलियम आ जाती है, फिर क्रिप्टॉन आ जाती है, फिर जेनॉन आ जाती है, और फिर हाइड्रोजन आ जाती है, ठीक है ना। फिर आपकी हाइड्रोजन आती है। तो नाइट्रोजन के पश्चात ऑक्सीजन, के पश्चात ऑर्गन, के पश्चात CO2, उसके पश्चात नियान, उसके पश्चात हीलियम, उसके पश्चात क्रिप्टॉन, उसके पश्चात जेनॉन, और उसके पश्चात हाइड्रोजन। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो आर्गन, फिर उससे कम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उससे कम क्या है नियान, और फिर उससे कम क्या है हीलियम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है। तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल जिसको ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। और संपूर्ण वायुमंडल का 15% भाग क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है, क्योंकि विषुवत रेखा पर भारी गैसें पाई जाती हैं, है ना। और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। और अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर होती है। संपूर्ण मौसमी घटनाएं, चाहे बादल, चाहे वर्षा का होना, चाहे पाला, चाहे कोहरा, चाहे फॉग, चाहे बिजली का चमकना, जेट हवाओं का चलना, ओला गिरना, हिमपात होना, मतलब जितनी भी मौसमी घटनाएं वो सब क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इसीलिए क्षोभ मंडल को हम लोग संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल या आद्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी के धरातल से 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, जो कि प्रति 1000 पर लगभग कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। एक बात और याद रखेंगे, अगर धरातल के नीचे जाओगे तो धरातल के नीचे प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा पृथ्वी का औसत तापमान अगर पूछेगा कितना है, तो पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, या इसको फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना बनेगा, 288 डिग्री केल्विन। ये पृथ्वी का औसत तापमान है। लेकिन अगर सवाल ये कह दे कि अगर ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को छोड़कर चली जाएं, जो पृथ्वी को गर्म रखने का काम करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसों के अभाव में पृथ्वी का औसत तापमान ये कितना हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना। -18 डिग्री सेल्सियस जो है हो जाएगा हमारा।
और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्यूबलाइट में जो लेप के रूप में चढ़ाए जाने वाले प्रदीप्त पदार्थ और उनसे निकलने वाले रंगों को सुमेलित करना है। तो बताना इसमें से कितने युग्म सुमेलित हैं। तो कैडमियम बोरेट की वजह से प्रकाश का रंग गुलाबी हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जिंक सिलिकेट की वजह से जो है प्रकाश क्या पीला निकलता है, गलत। जिंक सिलिकेट की वजह से निकलता है हरे रंग का प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश निकलता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम टंगस्टेट की वजह से हल्के नीले रंग का प्रकाश निकलता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और जिंक बेरिलियम सिलिकेट से ये जो है आपका पीले रंग का प्रकाश निकलता है। तो जिंक बेरिलियम सिलिकेट से पीले रंग का प्रकाश है और जिंक सिलिकेट की वजह से हरे रंग का प्रकाश है। तो इस प्रकार से केवल दो ही सम्मिलित हैं। इसमें केवल कितने विकल्प सम्मिलित हैं, केवल और केवल जो है दो ही विकल्प टोटल इसमें सम्मिलित माने जाते हैं हमारा, ठीक है ना। तो एक बात ये भी आपको याद रख लेनी है। तो ये थे आज के प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।